हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। ये मेरी क्लाइंट हैं और काफ़ी बार आ चुकी हैं। पहले भी मैंने इनका स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग मैंने किया हुआ है और आज फिर से मैं इनका स्मूथनिंग करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इनके हेयर पे हाइलाइट्स भी बहुत पहले किया था, स्किन ट्रीटमेंट भी मैंने किया हुआ है। तो मेरी काफ़ी पुरानी क्लाइंट है, जब ये स्टूडेंट रहा करती थी तब भी, और अभी फ़िलहाल ये जॉब कर रही हैं और ये मेरे पास फिर आई हैं स्मूथनिंग के लिए। तो ये रहा इनका हेयर। लगभग 6-8 महीने पहले इनके हेयर पे बोटॉक्स ट्रीटमेंट हुआ था और अब चूँकि थोड़े से फ्रीजी हो गए हैं, डल हो गए हैं, नीचे बहुत सारा स्प्लिटेंस आ चुका है और अब ये मेरे पास आई हैं फिर से इसको रिजुविनेट करने के लिए। तो मैं इसको फिर से करने जा रही हूँ और ये कंप्लीट प्रोसेस आप देखिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट लगभग 3 से 4 घंटे मैं इसमें ज़रूर अपना समय दूंगी। तो अभी मैं करने जा रही हूँ हेड वॉश से स्टार्ट इनका विथ लॉरियल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर परमानेंट स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसेस है ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी छोटी बड़ी बातें यहाँ पर इसमें शेयर करने जा रही हूँ। चाहे वो हेड वॉश की बात हो या फिर टॉवल ड्राई के लिए हो या फिर आयरनिंग की हो या फिर न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस की हो, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हेड वॉश करना ज़रूरी होता है और यहाँ पर मैं शैम्पू कर रही हूँ लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंशो केयर का। एक्सटेंशो परमानेंट स्ट्रेटनिंग का स्ट्रेटनिंग रेंज है, स्ट्रेटनिंग किट है ये, और इसी का सारा रेंज आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शैम्पू करना है, सिर्फ शैम्पू करना है। मास्क या कंडीशनर फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट प्रोसेस में आपको नहीं यूज़ करना है, ओके। और अच्छे से टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप 5 से 7 मिनट का यहाँ पर समय ज़रूर दें टॉवल ड्राई के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि लगभग 2 मिनट या 3 मिनट का समय देते हैं, टॉवल ड्राई करते हैं, लेकिन टॉवल ड्राई अच्छे से होता नहीं है, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा रह जाती है और ठीक इसी के ऊपर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हेयर फ्रीजी हो जाता है बहुत जल्दी। मतलब समझने की बात यह है कि थोड़ा सा बाल गीला है और गीले बालों में तुरंत आपने गर्म वाला जो हॉट ड्रायर होता है वो यूज़ करना शुरू कर दिया, तो तुरंत ठंडा और तुरंत गर्म होने से क्या है कि हेयर हमारा फ्रीजी हो जाता है। और देन उसके बाद आपको अच्छे से हेयर ड्राई कर लेना है। ड्रायर यहाँ पर 100% करना है। क्यों 100% करना है? क्योंकि यहाँ पर इनका जो हेयर है वो पहले बोटॉक्स ट्रीटेड हेयर है, मतलब पहले इनका 6 से 8 महीने पहले बोटॉक्स ट्रीटमेंट इन्होंने करवाया था। तो ये वर्जिन हेयर की कैटेगरी में जाता है और वर्जिन हेयर की कैटेगरी में यहाँ पर मतलब वो थिक हेयर की कैटेगरी में गया है ना। तो यहाँ पर 100% अगर हेयर ड्राई होगा तभी जो फर्स्ट क्रीम आप अप्लाई करेंगे वो अच्छे से वहाँ पर वो काम कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हेयर है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी थिक है। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट क्रीम लिया है वो वेरी रेजिस्टेंट हेयर वाला जो क्रीम है वो मैंने लिया है, मतलब ये काफ़ी इंटेंस क्रीम हुआ, मतलब कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। फ्रेंड्स, मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और समझाने की जो भी मैं कोशिश करती हूँ, चाहती हूँ कि मैं बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊँ ताकि लोग उसको सुने समझें तो उनको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो वेरी रेजिस्टेंट क्रीम है उसका मतलब ही होता है इंटेंस, यानी उसका भी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग मतलब फर्स्ट क्रीम हुआ। इसमें एक और आता है रेजिस्टेंट क्रीम करके आता है, इट मीन्स कि वो हुआ वो माइल्ड क्रीम हुआ, वो कम स्ट्रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा यूज़ करना था, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, ओके। एक इंच छोड़ के ही ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहन रखा है ना। तो क्योंकि ये जो फर्स्ट क्रीम है ये अगर आपकी स्किन पे जाता है तो कुछ ही देर के बाद इरिटेशन स्टार्ट होने लगते हैं। अगर आप स्कैल्प में लगाएंगे तो कुछ समय के बाद वहाँ पर रेडनेस आ जाएंगे, पैचेस आ जाएंगे, इचिंग प्रॉब्लम होने लगेगी,
हो सकता है कि क्लाइंट का जो हेयर है वो फॉल भी होना शुरू हो जाए, है ना। तो इसलिए ये जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रीम है आपको 1 इंच छोड़ के रूट से अप्लाई करना है। बस इसी तरीके से अप्लाई करना है जैसा कि मैं यहाँ पर आपको विजुअल्स में दिखा रही हूँ। आपको 1 इंच छोड़ के वहाँ पे अप्लाई करना है और देन आपको हाथों से 2 फिंगर की मदद से इमल्सिफाई करना है और नीचे की तरफ आपको ड्रैग करना है ताकि वो जो क्रीम जो ऊपर में हमने प्लेस किया है वो नीचे की तरफ भी आ जाए। अगर ऊपर में थोड़ा सा रह गया है रूट के पास से तो आप थोड़ा सा ब्रश में, ज़्यादा क्वांटिटी ब्रश में इस वक्त नहीं होनी चाहिए और बस थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है और आपको बस रूट छोड़ के 1 इंच आपको वहाँ पर अप्लाई कर लेना है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा। नहीं तो फिर अगर आप उतना ही छोड़ देंगे तो वो वाला जो हिस्सा है वो रह जाएगा और वो स्ट्रेटन नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही प्रीवियस जैसा हेयर है वैसा ही वो रह जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बाद में भी थोड़ा सा प्रोडक्ट वहाँ पर अलग से आप वहाँ पर अप्लाई करें, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। मैं यहाँ पर एक लाइन भी क्रिएट कर रही हूँ, मतलब रूट से छोड़कर मैंने यहाँ पर एक लाइन भी क्रिएट किया है ताकि आपको यहाँ पर विजुअल्स में अच्छे से दिख पाए। और इमल्सिफाई आपको अच्छे से करना है, मतलब सारे क्रीम को अच्छे से मिलाना है और ताकि अंदर वाले हेयर तक भी वो सारा क्रीम अच्छे से चला जाए। तो इसकी जो चौड़ाई है, जो सेक्शन आपको पिक करना है, लगभग 1 इंच से या 1.5 इंच तक भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 इंच रखा है क्योंकि जो हेयर का जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, थिक है। ओके, वर्जिन हेयर की कैटेगरी में ये हेयर जाता है इस वजह से। अगर पतला हेयर हो तो आप 1.5 इंच का भी सेक्शन पिक कर सकते हैं, क्रीम अंदर तक चला जाएगा, है ना। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे तो नेप एरिया से ही फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे। मतलब नेप एरिया उसको कहते हैं जो हेड के पीछे जो होता है, गर्दन के पास का जो हिस्सा होता है, जो एरिया होता है, उसको नेप एरिया बोलते हैं। तो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपको आना है और सबसे लास्ट में ईयर टू ईयर सेक्शन आपको करना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ईयर टू ईयर सेक्शन मैंने अलग किया हुआ है और उसको आपको लास्ट में करना है। क्यों ऐसा करना है? आखिर इसका भी कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मन में कोई भी बात हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन खुद ही मैं उठा रही हूँ कि आखिर इस तरीके का जो प्रोसेस है नेप एरिया से ही क्यों स्टार्ट करना, है ना, फ्रंट से क्यों नहीं। तो नेप एरिया का जो हेयर है वो उसका एक्सपोज़र सन में बहुत कम होता है, कई सारे रीज़न्स हैं। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि जो सन एक्सपोज़र है वो कम होता है, वो ढका हुआ होता है, वो वहाँ का जो हेयर होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है बाकी एरिया के मुकाबले, है ना। इस वजह से वहाँ पर पहला एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। वो जब तक प्रोसेस होता रहेगा, चूँकि वहाँ का हेयर थिक है और वहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो वो जब तक प्रोसेस होता रहेगा तब तक हमारा काम जो फ्रंट एरिया तक है वहाँ तक वो पहुँच चुके होंगे हम लोग, और वहाँ का और जो नेप एरिया का है फिर वो दोनों ही जो एरिया में एप्लीकेशन फिर बराबर हो जाएगा। जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फिर बराबर मात्रा में आएगी। इस वजह से जो भी फर्स्ट क्रीम अप्लाई करना है उसको आपको नेप एरिया से ही अप्लाई करना होगा, ओके, ताकि प्रोसेसिंग टाइम में आपको अंतर ना दिखे। यहाँ पर हेड वॉश भी आपको प्रोसेसिंग टाइम के अनुसार ही करना है, तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है जब भी आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करते हैं। तो नहीं तो ज़रा सी भी गलती से हेयर का जो टेक्सचर है या जो हेयर का जो शेप है वो बिल्कुल बदल जाएगा और अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब वो शेप में डिफरेंस आ जाएगा। और मैं यहाँ पर एप्लीकेशन काफ़ी फास्टली कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्रीम यूज़ किया है वो वेरी रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ किया है, लॉरियल प्रोफेशनल का एक्सटेंशो। वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसका प्रोसेसिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, वो एक्टिवेट होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर फास्ट एप्लीकेशन किया है।
और जब ईयर टू ईयर सेक्शन में आप जाएंगे और हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट कम पड़े तो आप बाद में भी थोड़ा सा और प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और हाँ, जब भी आप प्रोडक्ट बाउल में निकालेंगे उसको थोड़ा सा मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा, वो एक जैसा प्रोडक्ट हो जाएगा और उसका जो एक्टिवेट करने का जो होता है वो अच्छे से वो चीज़ आएगा, है ना, वो बैलेंस्ड वे में वो रहेगा। इस वजह से उसको आप बाउल में जब भी आप निकालेंगे थोड़ा सा आप ब्लेंड कर लीजिएगा, मतलब मिक्स कर लीजिएगा ब्रश की सहायता से। और ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा और स्कैल्प में ये क्रीम नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और हाँ, एक एक हेयर आपका यहाँ पर ये क्रीम एप्लीकेशन उस पर जाना चाहिए। अगर वो हेयर नहीं जाता है, क्रीम एप्लीकेशन उस पर नहीं होगा तो वो हेयर अनटच्ड रह जाएगा, मतलब उस हेयर पे स्ट्रेटनिंग फिर नहीं हो पाएगी, वो प्रीवियस हेयर वाला ही लास्ट रिज़ल्ट आएगा। इसलिए छोटे बड़े जो भी हेयर हैं वो कवर अप होने चाहिए इस फर्स्ट एप्लीकेशन क्रीम में। ओके, आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। नेप एरिया से मैंने स्टार्ट किया है, क्राउन एरिया तक मैं गई हूँ, फिर उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन में दोनों ही साइड में रख रही हूँ। इन दोनों हेयर को, जो सामने वाले हेयर हैं उनको मैं पीछे की तरफ नहीं लेकर जा रही हूँ, मतलब मैं उसको सेट पीछे नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सेट बिल्कुल इसी साइड कर रही हूँ, मतलब जिस साइड का जो हेयर है उसी उधर ही मैं उसको सेट कर रही हूँ, अच्छे से कोम कर रही हूँ या फिर हाथों से इमल्सिफाई कर रही हूँ और देन वहीं पर मैं इसको सेट करने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। अब यहाँ पर इसका रेस्टिंग टाइम देना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेस्टिंग टाइम देने के लिए बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है और लगभग 40 से 45 मिनट यहाँ पर रेस्टिंग टाइम देना है। हालांकि विजुअल चेकिंग यहाँ पर चलता रहेगा और विजुअल चेकिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। इसका विजुअल्स मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि उस वक्त कोई और क्लाइंट आ गई थी, इस वजह से। तो एक हेयर स्टैंड को लेना है, कुछ समय के बाद एक हेयर को पिक करना है और उसको खींचना है थोड़ा सा, उस हेयर स्टैंड को दोनों हाथों की मदद से आपको खींचना है। और अगर उस हेयर में स्पाइरल बनता है यानी थोड़े से कर्ल्स बनते हैं तो इट मीन्स कि ये प्रोसेसिंग आपका हो चुका है, हेड वॉश की ज़रूरत है। और अगर नहीं बनते तो फिर से आपको रेस्टिंग टाइम थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो लगभग 40 से 45 मिनट रेस्टिंग टाइम देने के बाद ये प्रोसेसिंग टाइम हो चुका था, मैंने विजुअल चेकिंग किया था और देन उसके बाद अब यहाँ पर मैं हेड वॉश कर रही हूँ। अगर आपको विजुअल चेकिंग कैसे करते हैं ये चीज़ देखना है तो आप मेरे पुराने जो वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसका डिटेल दिया हुआ है। ओके, मैं उसका लिंक यहाँ पर मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका हेड वॉश करने का भी तरीका है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हेड वॉश शैम्पू से नहीं करना है। ये जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई किया है, स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई किया है, यहाँ पर इस फेज़ में अब शैम्पू बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ मास्क इस्तेमाल होगा। लेकिन कब, जब ये फर्स्ट क्रीम आपको अपने हाथों से और सिर्फ वाटर से रिंस आउट कर लेना है, उसके बाद आपको मास्क अप्लाई करना है। और रिंस आउट करने का भी तरीका है, क्योंकि जो रेस्टिंग टाइम दिया था उसकी वजह से सारे हेयर एक दूसरे में चिपके हुए से थे और बहुत ज़्यादा वो सटे हुए होने के कारण जो हमारा फिंगर होता है हेड वॉश करने के समय वो अंदर की तरफ नहीं जा पाता। तो यहाँ पर आप बिल्कुल हार्श आपको नहीं होना है, स्ट्रांगली आपको यहाँ पर हेड वॉश नहीं करना है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर के साथ यहाँ पर आपको हेड वॉश करना है। थोड़ा थोड़ा वाटर का इस्तेमाल करना है, देन उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर की तरफ से आपको मसाज करना है और फिर से थोड़ा थोड़ा आपको वाटर इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आपकी उंगलियां जो होती हैं, फिंगर्स, वो अपने आप अंदर की तरफ जाएंगे और सारा प्रोडक्ट अपने आप वो रिंस आउट होता जाएगा। और जब अच्छे से फर्स्ट क्रीम रिंस आउट हो जाए तो थोड़ा सा मास्क आपको लेंथ में अप्लाई करना है और थोड़ा थोड़ा हर तरफ आपको अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम आपको मास्क के साथ देना है। मास्क अप्लाई क्यों करते हैं? नरिशमेंट के लिए, शाइनिंग के लिए, हाइड्रेशन रखने के लिए और लॉन्ग लास्ट बनाए रखने के लिए। जो रिज़ल्ट होता है वो लॉन्ग लास्ट भी रहना चाहिए, इसलिए मास्क यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो मास्क को अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम देना है और उसको भी आपको वॉश करके अच्छे से रिंस आउट कर लेना है। तो अच्छे से हेड वॉश हो चुका है
और उसके बाद यहाँ पर टॉवल ड्राई आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर मैं टॉवल ड्राई कर रही हूँ लगभग 10 मिनट। पहले वाले में मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10 मिनट का समय दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेयर काफ़ी रिलैक्स्ड फेज़ में है, मतलब बहुत ही नाजुक और कमज़ोर वाली स्थिति में है। इस वजह से यहाँ पर हार्शली आपको यूज़ नहीं करना है कोई भी चीज़। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही आराम से, बहुत ही केयर के साथ मैं यहाँ पर टॉवल ड्राई कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से। और प्रेशर भी यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं देना है। मैं यहाँ पर बालों को बिल्कुल खींच नहीं रही हूँ, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए बहुत ही लाइट वेट के साथ यहाँ पर मैं टॉवल ड्राई कर रही हूँ। इस वजह से मुझे यहाँ पर लगभग 10 मिनट का समय लग गया। और टॉवल ड्राई अच्छे से करने के बाद सीरम यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। सीरम आप हमेशा अप्लाई कीजिए, बिल्कुल आप उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि सीरम एप्लीकेशन से ही हेयर में शाइनिंग अच्छी से आती है, हेयर में शाइन डिपॉजिट होता है। इसलिए सीरम आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप हेयर वॉश करेंगे तो उसके बाद भी आपको सीरम यूज़ करना है। ड्रायर से पहले या ड्रायर के बाद भी आपको सीरम इस्तेमाल करना है। सीरम की क्वांटिटी हर बार कितनी होनी चाहिए? लगभग 2 से 3 ड्रॉप, इतना काफ़ी होता है एक इतने हेयर के लिए, और अच्छे से स्प्रेड आउट हो भी जाता है। तो सीरम एप्लीकेशन के बाद अच्छे से उसके बाद ड्रायर का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ड्रायर के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको कोल्ड ड्राई पर सबसे पहले यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिलैक्स्ड वे में है अभी हेयर, काफ़ी मतलब सेंसिटिव वाला फेज़ में है हेयर। इस वजह से आप तुरंत जो हॉट वाला जो ड्रायर होता है उसको यूज़ आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसी फेज़ में आपका जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाएगा। रिज़ल्ट आपका बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी एंड डैमेज जैसा आएगा। तो रिज़ल्ट अगर आप अच्छे से चाहते हैं, स्मूथनिंग अगर आप अच्छे से चाहते हैं, तो गीले बालों को टॉवल ड्राई करने के बाद थोड़ा सा कोल्ड ड्राई आप यूज़ कीजिए। लगभग 30 से 40% उसी से हेयर ड्राई हो जाएगा। और देन उसके बाद आप जो हॉट ड्रायर का जो बटन होता है उसको ऑन कीजिएगा और अच्छे से उसको हेयर को सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। यहाँ पर लगभग 90% आपको हेयर को ड्राई कर लेना है। और देन उसके बाद आपको आयरनिंग के लिए हेयर को रेडी करना है। और आयरनिंग से भी पहले आपको सीरम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी सिर्फ ड्रायर ही किया है और रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा दिख रहा होगा, शाइन बहुत अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीरम बहुत अच्छे से यूज़ किया और बार बार सीरम का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पैडल ब्रश है, इस ब्रश को पैडल ब्रश बोलते हैं, कई जगह इसको फ्लैट कॉम्ब भी बोलते हैं, बट प्रोफेशनली इसको पैडल ब्रश बोलते हैं। तो ये पैडल ब्रश का मैं यहाँ पर ब्रांड दिखा रही हूँ। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम आपको मैं बता दूँगी, दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, आप चाहें तो उसको ख़रीद सकते हैं। तो अच्छे से सीरम यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। सीरम को अप्लाई करने का भी कई सारे तरीके होते हैं, हाथों से भी आप कर सकते हैं जैसा कि अभी आपने देखा, और या फिर जो पैडल ब्रश है उसकी मदद से भी आप सीरम को इवनली पूरे हेयर पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीरम अप्लाई हो चुका है। अच्छे से ड्रायर करने के बाद और सीरम एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पर अब मैं आयरनिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो मेरा स्ट्रेटनर है यानी जो आयरन है वो वाइज़र का है। यहाँ पर आपको ब्रांड्स भी दिखा रही हूँ और यहाँ टेम्परेचर मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। ये जो टेम्परेचर है मैंने 210 टेम्परेचर यहाँ रखा है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और अभी आपका प्रैक्टिस नहीं है उतना, तो 210 का टेम्परेचर आप नहीं रखेंगे, आप लगभग 200 या 205 तक का टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो हेयर यहाँ पर बर्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार यहाँ पर स्ट्रेटनिंग कर चुकी हूँ मैंने अपने सैलून में, और लगभग स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, ये सारा चीज़ मैं कई बार कर चुकी हूँ। लगभग 8-9 साल हो रहे हैं मेरे सैलून को, और इस वजह से मैं यहाँ पर टेम्परेचर को मैं अपने हिसाब से मैं
उसके साथ मैं प्ले कर सकती हूँ, मतलब उसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने यहाँ पर 210 का टेम्परेचर रखा है। तो टेम्परेचर तो मैंने बता दिया। और जो मैंने अभी आपको वाइज़र का दिखाया था, ये जो आयरन है ये वाइज़र का है और ये बहुत ही अच्छा आयरन है, काफ़ी सालों से चल रहा है। मतलब जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था 8 से 9 साल हो गए हैं, तब से ये वाइज़र का ये स्ट्रेटनर चला आ रहा है और बहुत अच्छा वर्क करता है और रिज़ल्ट भी इससे बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आयरनिंग स्टार्ट कर दी है। आयरनिंग करने का भी तरीका होता है परमानेंट स्ट्रेटनिंग में। जो नॉर्मल जैसे आप करते हैं नॉर्मल हेयर में आयरन, वहाँ से थोड़ा सा अलग होता है ये चीज़। मतलब यहाँ पर इसमें आपको प्रेसिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। जो रूट के पास का जो हेयर है उसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इस विजुअल में, इस वीडियो में, कि कैसे मैं कर रही हूँ। ओके, जो रूट के पास का जो हेयर होता है उसको अच्छे से प्रेस करना है। वहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ आपको दूसरे हाथों में होल्ड करना है और आयरन की मदद से दूसरे हाथ से जिसमें आपका आयरन है वहाँ पर आपको अच्छे से प्रेसिंग करनी है। थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा और वो फास्टली मूव करेगा आपका आयरन। ओके, और देन उसके बाद जैसे ही मिडिल लेंथ की तरफ आयरन जब जाएगा तो जो लेंथ आपने अपने हाथ में होल्ड किया था वो हेयर, वो सेक्शन आपके कोम्ब में चला जाएगा। वो जो टेल कोम्ब आपने हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है उस तरीके से कोम्ब में चला जाएगा। ओके, और देन उसके बाद आपको तब फिर आपको हाथों से हेयर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपका हाथ जल सकता है, वो जो सेकेंड हैंड है वो जल सकता है। इस वजह से टेल कोम्ब की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। जो टेल कोम्ब मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट ही होते हैं और वो टेल कोम्ब इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो पकड़ने में काफ़ी सहायता करता है और सेक्शन को पिक करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो इस वजह से आप टेल कोम्ब की ही मदद लीजिएगा और आप अच्छे से वहाँ पर आयरनिंग कर पाएंगे। आयरनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस परमानेंट स्मूथनिंग का। अगर आप शेप अच्छे से क्रिएट ही नहीं करेंगे तो जो लास्ट रिज़ल्ट होगा वो अच्छा कैसे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप जो कर रहे हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली शेप को आप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इसलिए आपका यहाँ पर काम बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इस स्टेप को करने में लगभग 45 मिनट या 1 घंटा लग जाता है। तो खड़े खड़े रहना मतलब काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, लेकिन तब भी मैं इस चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ और बहुत ही मन से और बहुत ही प्यार से मैं ये वाला स्टेप करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी मज़ा आता है। हेयर का जो भी सर्विस करती हूँ मैं उसमें काफ़ी मज़ा आता है। मैं इस प्रोसेस में मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत अच्छे से करना होता है और थोड़ा सा प्रेशर लगा के करना पड़ता है। हाथों में दर्द भी होने लगता है, लेकिन तब भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें ये भी बाउंडेशन है कि एक जैसा हेयर की क्वालिटी सब जगह होनी चाहिए। मतलब जो हेयर का शेप पीछे में जिस तरीके से है, जैसे नेप एरिया में जैसा है, वैसा ही क्वालिटी आपके फ्रंट एरिया में भी जाना चाहिए। इसीलिए जो मेहनत आप इनपुट जो आप दे रहे हैं वो एक जैसा ही इनपुट होना चाहिए, एक जैसा ही मेहनत जाना चाहिए और एक जैसा प्रेशर भी जाना चाहिए। मतलब समय आपको इसमें पूरा देना है, यहाँ पर आप मेहनत से भाग नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ रिज़ल्ट आपका बहुत अंतर हो जाएगा रिज़ल्ट में। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, चूँकि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत अच्छे से इसका वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ और पूरा डिटेल वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो स्ट्रेटनिंग करते समय मतलब आयरनिंग करते समय ये जो मैंने जो पहला जो सेक्शन मैंने किया था नेप एरिया में हाफ कर लिया था मैंने, और उसको मैंने जो किया, और जब मैं सेकेंड सेक्शन में मैं जा रही हूँ तो जो फर्स्ट जो मैंने कर रखा है पहले से उसमें से लगभग 1 इंच हॉरिजॉन्टली मैंने फिर से दूसरे वाले में मैंने मिला लिया। मतलब जो हो रखा था स्ट्रेटनिंग, जो आयरनिंग हो रखा था उस वाले में से थोड़ा सा सेक्शन मैंने इधर की तरफ मैंने ले लिया ताकि वो एक जैसा रिज़ल्ट दिख सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जैसा दिख रहा है, जो पहले वाला हुआ और जो अभी मैं बाद में कर रही हूँ वो भी एक जैसा ही दिख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये यही छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और आपके सैलून का नाम होता है। और क्लाइंट एक बार नहीं कई बार वो क्लाइंट आपके यहाँ आते हैं। ये जो मेरी क्लाइंट है, जब ये स्टूडेंट थी
तब से ये मेरे पास आ रहे हैं और अब तो काफ़ी दूर ये जा चुकी हैं क्योंकि ये जॉब करती हैं और काफ़ी समय से ये जॉब करती हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे पास ही आती हैं। आप इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मतलब किस तरीके से मैं सर्विस करती हूँ। और मेरी स्टूडेंट भी यहाँ पर खड़ी हैं, मतलब ये जो वीडियो अभी शूट कर रही हैं वो मेरी स्टूडेंट हैं, तो उनके सामने भी मैं ये चीज़ कर रही हूँ और बोल कर मैं कर रही हूँ ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। तो अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है, चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हों या ऑफलाइन स्टूडेंट हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मुझे समझ आता है कि हाँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने नेप एरिया से लेकर जो ऊपर क्राउन एरिया तक का है वहाँ तक मैंने आयरनिंग कर दिया है। अब ईयर टू ईयर सेक्शन की बारी है, तो ईयर टू ईयर सेक्शन के समय में भी मैं वही स्टेप फॉलो कर रही हूँ। जो सेक्शन हो चुका है वहाँ से मैंने थोड़ा सा वो लिया है सेक्शन, और जो नहीं सेक्शन हुआ था उसमें मैंने मर्ज कर दिया, मिला दिया, और अच्छे से फिर से मैं वहाँ पर अब आयरनिंग करूँगी। तो आयरनिंग करने के लिए जो ईयर टू ईयर सेक्शन है वहाँ पर कहाँ से पिक करना होता है सेक्शन को, कान के पास से, ईयर के पास से वहाँ पर आपको सेक्शन पिक करना है। ऊपर की तरफ से आपको सेक्शन पिक नहीं करना है, ईयर की तरफ से आपको पिक करना है, ठीक है। और जब आप ईयर की तरफ से पिक करेंगे तो आपको क्लाइंट का जो ईयर है वह ऊपर का जो टिप्स होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करवा लेना है, नहीं तो फिर जो स्ट्रेटनर होता है आयरन, उसका हीट काफ़ी होता है, ज़्यादा होता है, उसका हीट वहाँ पे लगेगा तो स्किन जल भी सकती है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वो जो ईयर होता है कान, उसको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ दबा लेना है। इस वजह से सेफ साइड लेकर चलना चाहिए हर एंगल से, ताकि स्कैल्प में भी हीट ना जाए और स्किन जो होता है कान का वहाँ पर भी हीट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हीट जाने के बाद जो जलन होती है वो बहुत तेज़ जलन होती है, बहुत मतलब लगता है वो चीज़ चुभने लगता है, बहुत इरिटेशन होता है इस वजह से। तो हर तरफ से प्रिकॉशन तो आपको लेना ही चाहिए। तो ईयर टू ईयर सेक्शन धीरे धीरे करना है और ऊपर की तरफ आपको बॉक्स एरिया की तरफ आपको जाना है। जो भी मैं टेक्निकल वर्ड्स जो मैं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस एरिया को मैं किस नाम से मैं पुकार रही हूँ। पीछे वाले सेक्शन को, जो गर्दन वाला जो हिस्सा होता है, उस वाले हेयर वाले हिस्से को नेप एरिया बोलते हैं। क्राउन एरिया उसको बोलते हैं जहाँ पर आप हेयर बैंड पहनते हैं या फिर क्राउन लगाते हैं, उसको क्राउन एरिया बोलते हैं। और जहाँ पर अभी मैं स्ट्रेटनर कर रही हूँ, जो मतलब फोरहेड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसको बॉक्स एरिया बोलते हैं। ओके, तो ये सारा टेक्निकल वर्ड्स हैं और एज अ हेयर ड्रेसर आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए मैं आम भाषा में भी बात करती हूँ और साथ ही साथ टेक्निकल वर्ड्स जो हैं उसको भी मैं समझा देती हूँ आम भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आयरन मैंने कर लिया है। और आयरन करने के बाद एक और ज़रूरी चीज़ है कि तुरंत आपको सेकंड क्रीम अप्लाई नहीं करना है, या जो भी चीज़ें हैं वो आपको तुरंत अप्लाई नहीं करना है, रेस्टिंग टाइम आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेयर है वो काफ़ी गर्म है, हेयर जो है आयरन की वजह से काफ़ी गर्म है, और तुरंत अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो मतलब वो जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, वो वेपर बन जाएगा और वो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा और हेयर के लिए भी वो नुकसान कर सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आयरनिंग कितनी अच्छे से हुई है, लेकिन ये लास्ट रिज़ल्ट नहीं है, ये आपको आयरन फिनिश हेयर आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमें अब इसके बाद मॉइस्चर भी ऐड ऑन करना है सेकेंड क्रीम के साथ। तो सेकेंड क्रीम आप उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक जो स्टेप है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एक स्टेप भी आप छोड़ेंगे तो वो परमानेंट स्ट्रेटिंग नहीं रह जाएगी, वहाँ पर हेयर आपका ख़राब हो जाएगा। तो हर स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये भी लॉरियल प्रोफेशनल का है। इसमें जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है वो सारे लॉरियल प्रोफेशनल के ही हैं और एक्सटेंशो फैमिली का है, एक्सटेंशो सीरीज़ का ही है। ओके,
तो ये सेकेंड क्रीम है, इसको न्यूट्रलाइज़र बोला जाता है। इसको भी प्रिपेयर करने का तरीका होता है। तो जो न्यूट्रलाइज़र है, अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाउल में ले ली है, और जो एक्सटेंशो का जो मास्क होता है उसमें से भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ इसमें सीरम भी डालना है, और थोड़ा सा मैं इसमें वाटर भी डाल रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैं वाटर क्यों डाल रही हूँ। एक्चुअली इसका एक रीज़न है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है हेयर स्ट्रेटनिंग करते हुए, केराटिन करते हुए। तो हेयर का टेक्सचर और ये सारी चीज़ें देखकर मैं पता लगा सकती हूँ कि किस हेयर में कैसा प्रोसेस जाना है, क्या क्या प्रोडक्ट ऐड ऑन करना है या क्या ऐड ऑन नहीं करना है, या क्या स्किप करना है। तो हेयर का जो टेक्सचर था वो काफ़ी ड्राई था, पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्राई था, स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज़्यादा थे, है ना। मतलब छूने पे थोड़ा सा खरखर वाली आवाज़ भी आती थी। तो उसमें मॉइस्चर बिल्कुल था ही नहीं, ना के बराबर था। तो मॉइस्चर ऐड करने के लिए ही मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा वाटर डिपॉजिट किया है। एक और रीज़न है, जो न्यूट्रलाइज़र होता है ये बहुत फास्ट काम करता है। आप जैसे ही अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन के साथ ही इसका वर्क स्टार्ट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा वो हीट क्रिएट करने लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। इस वजह से, क्योंकि अगर मैं सिर्फ न्यूट्रलाइज़र यूज़ करूं तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस्ड हो जाएगा, और जब मैं फ्रंट एरिया में जाऊंगी तब तक तो ये प्रोसेस्ड हो चुका रहेगा, और फिर इस वजह से दोनों हेयर में अंतर आ जाएगा। तो इसी वजह से न्यूट्रलाइज़र के प्रिपरेशन में मैंने मास्क भी ऐड किया, वाटर भी ऐड किया, और सीरम तो मेरा फेवरेट है ही, तो सीरम भी ऐड किया। लगभग सीरम मैंने कितना ऐड किया है, 2 से 3 पंप ही मैंने ऐड किया है। तो न्यूट्रलाइज़र का प्रोसेस भी आप देखिए, एप्लीकेशन देखिए कि कैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ। न्यूट्रलाइजिंग के लिए भी आपको नेप एरिया से ही सेक्शन पिक करना है, और जो सेक्शन होगा यहाँ पर आप थोड़े से मोटे रख सकते हैं, चौड़ा सेक्शन आप रख सकते हैं, 1.5 से 2 इंच तक का भी आप सेक्शन रख सकते हैं। बस ये चीज़ आपको संभाल में आ जानी चाहिए, मतलब आपके हाथों की पकड़ में ये चीज़ आ जानी चाहिए, और आप मैनेज इसको कर सकें, वो हेयर लेंथ उतना ही आप उसका सेक्शन आप रखेंगे। मोटा सेक्शन मैं क्यों रखने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइज़र का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा लिक्विडी होता है, और वो इजीली हेयर के अंदर तक चला जाता है। आप एक बार कोम भी करते हैं तो वो आसानी से अंदर तक चला जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पर मोटा सेक्शन पिक करने के लिए सजेशन दे रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपको सहूलियत हो आप उस तरीके से सेक्शन ले सकते हैं, पतला या थिक सेक्शन आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही थिक सेक्शन लिया है, लगभग 1.5 से 2 इंच सेक्शन में ले रही हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं यहाँ पर न्यूट्रलाइज़र लगा रही हूँ, और अच्छे से उसको हाथों से ही इमल्सिफाई कर रही हूँ। आप चाहें तो कोम से भी आप इमल्सिफाई कर सकते हैं, और कोम से करने पर बहुत अच्छे से अंदर की तरफ भी वो सारा प्रोडक्ट चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिससे आपको सहूलियत हो, जिससे आपका प्रैक्टिस हो, आप उससे कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें करने के लिए, सीखने के लिए आप हेयर स्पा जब आप करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से हेयर स्पा का भी प्रोसेस आप करेंगे, एप्लीकेशन मतलब, तो आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से परमानेंट स्ट्रेटनिंग का जो क्रीम होता है उसको अप्लाई किया जाना चाहिए। ओके, और आपने ध्यान दिया होगा कि जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई हुआ था उसमें ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग किया गया था और उसको सामने ही रखा गया था। लेकिन ये जो न्यूट्रलाइज़र है, न्यूट्रलाइज़र में नेप एरिया की तरफ ही सारे हेयर को लेकर जाना है, और पीछे की तरफ लेकर यहाँ पर आके सेट कर देना है। अगर आप साइड बाय साइड अगर उस हेयर को रखते हैं तो क्या होगा, हेयर का जो शेप है उसमें वो अच्छा शेप नहीं आएगा, वो बिल्कुल झुका झुका हुआ सा, बिल्कुल फ्लैट सा नज़र आएगा, उसमें बाउंस क्रिएट नहीं होगा। बट फ्रंट वाला हेयर जैसे मैंने रखा है उसी तरीके से अगर आप रखेंगे तो उसमें बाउंस ज़रूर बनेगा और हेयर स्ट्रेटन भी होंगे। ओके, तो बहुत सारी क्लाइंट्स होती हैं जिनको चाहिए होता है कि हेयर स्ट्रेटनिंग तो चाहिए बट बाउंसी भी थोड़ा सा होना चाहिए, वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम क्रिएट होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर न्यूट्रलाइज़र इस तरीके से सेट किया है, सारे हेयर को
ऐसे ही सेट किया है। इसमें भी रेस्टिंग टाइम आपको देना है लगभग 10 से 15 मिनट। मैंने यहाँ पर 20 मिनट का समय दिया था क्योंकि मैंने इसमें वाटर भी ऐड किया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 10 से 15 मिनट का है। लेकिन चूँकि मैंने वाटर इसमें ऐड किया था इसलिए मैंने 20 मिनट का रेस्टिंग टाइम इसमें दिया। देन उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी आपको शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से और वाटर का इस्तेमाल बार बार करते हुए आपको प्रोडक्ट को रिंस आउट करना है। बार बार वाटर का इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे फिंगर्स अपने आप इनेबल होते जाएंगे वो अंदर जाने के लिए, और हल्का फुल्का आप मसाज भी कर सकते हैं लास्ट में। और देन उसके बाद आपका ये सारा प्रोडक्ट रिंस आउट हो जाएगा। फिर से मास्क आपको अप्लाई करना है और मास्क अप्लाई करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम फिर से देना है। जब आप 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम दे देंगे मास्क के लिए, फिर उसको भी आपको रिंस आउट कर लेना है, अच्छे से प्रोडक्ट को निकाल लेना है। देन उसके बाद टॉवल ड्राई होगा। टॉवल ड्राई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 5 से 10 मिनट का आप फिर से टॉवल ड्राई अच्छे से करेंगे, बहुत ही आराम से और बिल्कुल हल्के हाथों के प्रेशर से। ओके, और देन उसके बाद आप सीरम अप्लाई फिर से कर सकते हैं। सीरम वहीं 2 या 3 पंप और अच्छे से पूरा स्प्रेड करना है। और 100% यहाँ पर हेयर ड्राई होना चाहिए। यहाँ पर 100% ड्राई इसलिए होना चाहिए क्योंकि एज अ हेयर ड्रेसर आपको रिजल्ट इंस्टेंट उसी वक्त आपको देखना होगा। अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर उसमें रहता है तो हो सकता है कि घर जाकर अगर क्लाइंट देखती हैं तो उनके हेयर में डेंट आ जाएगा और वो थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा हुआ जैसा दिखाई देने लगेगा। तो बेहतर है कि आप यहीं पर उनका जो लास्ट प्रोसेस है हेयर ड्राई का, यहाँ पर ही आप 100% यहाँ पर ड्राई कर लें और देन उसके बाद आपको अच्छे से यहीं पर रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से हेयर को ड्राई कर रही हूँ पैडल ब्रश की मदद से, और शाइन कितना ज़बरदस्त आ रहा है। लास्ट वाला पिक्चर आप ज़रूर देखिएगा। और इनका जो नीचे से जो हेयर कटिंग था वो भी मैंने किया है क्योंकि बहुत स्प्लिटेंस थे। तो आप अभी देखेंगे स्प्लिटेंस के साथ, और जस्ट कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो स्प्लिटेंस को भी मैंने निकाल दिया है और हल्का कर्व मैंने शेप दिया है, हल्का यू जैसा, लाइट यू जैसा मैंने शेप दिया है। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? मेरी क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया क्योंकि सालों से ये मेरे पास आ रही हैं और उनको अभी भी ये चीज़ बहुत पसंद आई है। और अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कुछ पिक्चर्स हैं, आप उनको एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।